जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। साथियों, आज चर्चा करेंगे जो भी मौजूदा रूप में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार के उसमें हो, दिल्ली सरकार, चाहे एमसीडी के उसमें संस्थानों में जो काम कर रहे हैं तमाम कर्मचारी, और आज की तारीख में दो बड़ी बीमारियों से त्रस्त हैं हमारे फोर्थ क्लास कर्मचारी, खासतौर पे हमारे सफाई कामगार। एक तो उन्होंने 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया है। अब जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं सरकारी संस्थानों से, उनकी जगह पर जो रिक्त हो रही हैं जो जगह, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर डाल रहे हैं। और दूसरा ये कि जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल से डायरेक्ट भी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, उनको ये पक्के नहीं कर रहे हैं, स्थायी नहीं कर रहे हैं। और ये दोनों स्थितियों में ठेका कामगारों का तो बहुत भयंकर शोषण हो रहा है, और उससे थोड़ा बहुत कम शोषण इनका भी हो रहा है, अस्थायी कर्मचारियों का। क्योंकि जब कर्मचारियों को परमानेंट नहीं करेंगे तो उनके जो वेतन भत्ते हैं, जो परमानेंट कर्मचारी की जो सुविधाएं हैं, उनके जो पे स्केल हैं, एनुअल इंक्रीमेंट हैं, जो उनकी सीनियरिटी है, प्रमोशंस हैं, जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो और दूसरी सुविधाएं हैं, वो तमाम सुविधाएं से वो वंचित हो रहे हैं, वो कच्चे कर्मचारी। और दूसरी जब जो ठेकेदार कर्मचारी हैं, पहले तो उनको ठेकेदार के कर्मचारियों को काफी लंबे समय तक रख लेते थे, और जब उनको रखते थे लंबे समय तक तो तब भी उनकी एक तो नौकरी खतरे में रहती थी 24 घंटे, कि ठेकेदार कब मर्जी निकाल दे। लेकिन जैसे वो लंबे समय से काम करते थे तो जो उनके कानूनी अधिकार हैं, वो अधिकार भी उनको नहीं मिलते। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी भी सीनियरिटी नहीं मिलती, उनको प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, उनका वेतन बढ़ोतरी नहीं होता है जैसे परमानेंट्स के होते हैं। और दूसरी बात यह कि उनको भी जो और दूसरी चीजें हैं जो कानून में मिलनी चाहिए, चाहे ठेका कर्मचारी हो, चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, उन सब कर्मचारियों को किसी भी तरीके से उनको जो कानूनी अधिकार है उनसे वंचित नहीं करना चाहिए। जैसे कि अस्थायी कर्मचारियों को, ठेका कर्मचारियों को भी बोनस मिलना चाहिए, उनको ईएसआई और ईपीएफ की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको भी एनुअल लीव मिलनी चाहिए, पीएल सीएल दोनों मिलनी चाहिए, और उनको नेशनल हॉलिडे, गेस्टेड हॉलिडे भी मिलने चाहिए। और गेस्टेड हॉलिडे का एक और कानून बन गया, दिल्ली में नियम बन गया है कि अगर नेशनल हॉलिडे के दिन इसेंशियल वर्क है और नेशनल हॉलिडे के दिन काम कर रहे हैं तो उसकी तो हाजिरी लगेगी उसके अलावा उसको एक नेशनल हॉलिडे की 2 छुट्टियां, या तो डबल ओवरटाइम मिल जाए या 2 छुट्टियां उसको साल में दे दी जाए। तो 3 नेशनल हॉलिडे की 6 छुट्टियां उसको ईयर पे, साल खत्म होने पे उनको देनी चाहिए, या बीच में वो अपनी छुट्टियां एडजस्ट कर सकते हैं। ये होना चाहिए, ये लॉ नियम बन गया है। लेकिन वो उस दिन काम तो करवा लेते हैं, लेकिन उनको नेशनल हॉलिडे की जगह पर ना तो उनको ओवरटाइम देते हैं डबल, और ना ही उनको वो एक दिन का 2 छुट्टियों का उनको बाद में कभी एडजस्ट करवाते हैं। साथ में जो फेस्टिवल लीव्स हैं वो भी मिलनी चाहिए, उसका भी प्रावधान है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हो, उनको भी मिलना चाहिए। और एक और बात यह है कि सबसे दुखद बात यह है, और खासतौर पर मैं देखता हूं एमसीडी वगैरह में और भी बहुत सारी जगहों पर है, कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको पे स्लिप नहीं देते हैं। और आजकल ये कह देते हैं कि भैया
कि आजकल बैंक में सैलरी जा रही है तो पे स्लिप की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि भले ही बैंक में जो तनख्वाह जा रही है वो तो जो कितना आपने काटा, डिडक्शंस की है ईपीएफ के नाम पर, ईएसआई के नाम पर, या कितने दिन की आपने वेतन दिया वो तो नहीं पता चल रहा है ना। पे स्लिप इसलिए होती है कि वो तनख्वाह मिलने से, वेतन मिलने से 24 घंटे पहले ऑटोमेटिकली एवरी मंथ हर संस्थान को अपने कर्मचारी को वो पे स्लिप देनी चाहिए, जिसमें कि उसमें पता चलता है पे स्लिप से कि उसकी कितने दिन का वेतन आपने बनाया है और उसमें ईपीएफ कितना की डिडक्शन कितनी हुई है, ईएसआई की डिडक्शन कितनी हुई है, उसमें अगर कोई उसने एडवांस लिया है तो उसकी डिडक्शन कितनी हुई है, या और कोई आपने डिडक्शन की है तो उसमें काटे पैसे तो वो कितने कटे हैं, या फिर उसमें कोई ओवरटाइम जुड़ा है या और कुछ है तो उसमें टोटल मिला करके वो डिडक्शंस कितनी है और उसका वेजेस कितना है और उसमें से डिडक्ट होकर के जो ग्रॉस वेजेस है वो कितना उसको मिल रहा है। ये सब पे स्लिप में पता होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं। तो पे स्लिप देना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल कंपलसरी है, ये नियम है, लेकिन देते नहीं है। और मैंने यहां तक देखा है और सुना भी है, परसों भी कल कुछ एमसीडी के सफाई कामगार मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया कि जी जब कर्मचारी 3 महीने की पे स्लिप मांगते हैं अपने डिपार्टमेंट से तो उनको पता चल जाता है जरूर ये किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां के जो कुछ एसएस वगैरह कुछ अधिकारी नाम बताए उन्होंने, वो कहते हैं कि भैया 3,000 रुपये लगेंगे 3 महीने की पे स्लिप के सहन करके जब वो देते हैं। कितना ये मतलब कितना भ्रष्टाचार है, कितने उनको शर्म आनी चाहिए उन बेशर्मों को जो पे स्लिप के नाम पर उनसे 3 महीने की पे स्लिप के वो 3,000 रुपये लेते हैं। मतलब 1,000 रुपया 1 महीने की पे स्लिप का घूस मांग रहे हैं, जबकि नियम है कि कंपलसरी वो पे स्लिप मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है कर्मचारी का। तो ये बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना घोर करप्शन एमसीडी में है, जो मुझे उन्होंने बताया परसों कामगारों ने। और सबसे बड़ी बात है कि उनको भी वो वर्दी वगैरह सारी मिलनी चाहिए, अस्थायी और ठेका कर्मचारियों को भी उनको ड्रेस वगैरह सब मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह कि उनको जहां पर कि मान लो सफाई कामगार परमानेंट है और वहां पर आपने प्रबंधन ने ठेका सफाई कर्मचारी ठेके के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा बुलाए हैं या कच्चे रखे हैं उन्होंने डायरेक्ट, तो उन कामगारों को भी समान काम का, अगर परमानेंट कर्मचारी वहां काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है सफाई का, उसको अगर 40,000 रुपये मिल रहे हैं तो इनको कच्चे को या ठेकेदार के कर्मचारी को भी उनको उसी हिसाब से समान काम के लिए समान वेतन उस परमानेंट के कर्मचारी के हिसाब से देना चाहिए। ये नियम है, ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी इसका जिक्र है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये पूरी तरह कानून है, लेकिन इस कानून को वो उल्लंघन करते हैं, वॉयलेट करते हैं। और तीसरी जो एक और बात है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में ये नियम है कि अगर प्रीनियल नेचर का है, अगर रेगुलर नेचर का काम होने वाला है तो उसमें ठेकेदार नहीं रखा जा सकता, ठेकेदार का कर्मचारी नहीं रखा जा सकता। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीजें हैं, कानून है। और 240 दिन अगर लगातार कर्मचारी को काम करते हो गए 1 कैलेंडर ईयर में, तो उसको परमानेंट करने का भी, रेगुलर उसकी नौकरी करने का प्रावधान है, लेकिन ये करते नहीं है। इसके लिए पिछले उसमें 2024 में एक मार्च का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और एक 24 दिसंबर का आदेश है, जिसमें कि रेगुलाइजेशन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि रेगुलाइज जो लंबे समय से काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको रेगुलर करना चाहिए संस्थानों को, और ये दोनों आदेश आ चुके हैं रेगुलाइजेशन के। इसमें मैं बाद में डिटेल पे आऊंगा, मैंने बनाया भी था दिसंबर में ऑर्डर जब वो आया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर। अभी सवाल ये कि जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि खतरा बड़ा हो गया है, अभी जिस तरीके से देश दुनिया में जिस तरीके से घाटा हो रहा है, सरकारों की अर्थव्यवस्था गिर रही है, भारत सरकार की खास तौर पे, जैसे कि अभी 90 लाख करोड़ से ज्यादा तो उसमें शेयर बाजार में घाटा हुआ है। बड़े बड़े उसमें पैसा लगाने वाले डूब गए, कंपनियां डूब रही हैं, उनके शेयर गिर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस तरीके से आकार मचा रखा हो टैरिफ वैरिफ लगाने के नाम पर, तो उसमें जो दहशत है उससे भी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है।
महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं बहुत भयंकर तरीके से, बेरोजगारी बढ़ने के बहुत भारी आसार हैं। तो उससे भी अब ये कटौती करेंगे, छांटेंगे कर्मचारियों को, तो सबसे पहली गाज जो गिरेगी वो उन ठेकेदार के कर्मचारियों पे, कच्चे कर्मचारियों पे गिरेगी जो वर्षों से काम कर रहे हैं। उनको ये निकालेंगे और वहीं वर्कफोर्स ये कम करेंगे, जिससे कि ये उसके कटौती के नाम पर कि एम्प्लॉयमेंट कम करो, पैसा बचाओ, ये सब करके इन कर्मचारियों के ऊपर ही ये सब गिरना है। तो इसलिए हमने कहा कि भैया अब इस पे जो कर्मचारी मेरे पास आए थे, अब देखिए हमने सीजीएचएस के कर्मचारियों का मैंने केस लगाया और उनकी नौकरी बचाई। वो बेचारे 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे थे सीजीएचएस में ठेकेदारी पर। अचानक उनको कह दिया गया कि भैया नया ठेकेदार आ रहा है, तुम्हें नौकरी से हटा रहे हैं, या तो 25-25 हजार रुपये घूस दो या तुम्हें काम से हटा रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने पिछले ठेकेदार को पैसा दिया था जब जाके नौकरी बची, तो मैंने ताबड़तोड़ उनका केस फाइल किया सीजीआईटी में और फिर उनको मैंने उनका नौकरी बचाई, जिससे कि अब ये हो गया कि स्टेटस को कि जब तक उनकी केस चलेगा, जब तक उनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा तो काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का भी केस मैंने पेंडिंग करके और उसमें भी स्टेटस को का ऑर्डर ले लिया था और उनका भी काम, अभी नौकरी चालू है। जब तक केस चलेगा जब तक उनकी नौकरी चलती रहेगी। और इसी तरीके से जो एक बड़ी लड़ाई हुई थी एमसीडी में, जो वहां वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है एक नारायण डिपो में, तो उसके विरुद्ध भी लड़ाई चालू है। उसके भी 30-35 कर्मचारियों की लड़ाई अभी पेंडिंग है, चालू है। दूरदर्शन के कर्मचारी हैं, उनकी भी लड़ाई जारी है, जो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वहां पर भी इस तरह से सब चल रहा है। तो ये लड़ाई लगातार जारी है। तो हमने कहा इसके ऊपर अब एक कैंपेन शुरू करेंगे हम होली के बाद, 14 तारीख के बाद अब इस पे एक कैंपेन करेंगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठेकेदार बहुत भारी शोषण कर रहे हैं। हर साल ये सरकार के जो मैनेजमेंट है ये ठेकेदार बदल रहे हैं और ये सब घूस खा करके उन मजदूरों से, घूस के नाम पर कोई 25,000 50,000 रुपये लेकर के उनका वैसे भी घूस ले रहे हैं उनसे, और उनकी तनख्वाहें भी कम देते हैं और उनका वैसे भी शोषण करते हैं, उनको टेंशन में रखते हैं। तो हमने कहा कि इसके ऊपर अब लड़ाई शुरू करेंगे। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जिन कर्मचारियों को 5 साल पूरे हो गए, चाहे तो लगातार अस्थायी, डायरेक्ट अस्थायी कर्मचारी हो, कच्चे कर्मचारी, चाहे वो ठेकेदार के कर्मचारी हो, अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो उस स्थिति में उनको ग्रेजुटी के भी हकदार हैं कि अगर मैनेजमेंट उनको निकालती है, वो नौकरी छोड़ते हैं, तो उनको ग्रेजुटी उनको अपना लेना चाहिए। और उसी तरीके से अगर 10 साल अगर लगातार पूरे हो गए हैं, उनका पीएफ कटते हुए, प्रोविडेंट फंड कटते हुए, अगर 10 साल पूरे हो गए उनके पीएफ को कटते हुए, चाहे कच्चे हैं चाहे ठेके के उसमें हैं, अगर एक ही पीएफ में उनका लगातार 10 साल पूरे हो गए, तो फिर वो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वो प्रोविडेंट फंड से भी पेंशन के भी अधिकारी वो हो गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कानूनी चीजें, इस पर मैं लगातार बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसके ऊपर 15 मार्च से इसके ऊपर हम एक कैंपेन भी चलाएंगे। 14 अप्रैल के साथ जोड़ देंगे, जो बाबा साहब का हम मिशन हम चला रहे हैं जो संविधान कथा में, उसके साथ साथ हम लेबर लॉ को और मजदूरों की भी, हम इस अधिकारों की बात को भी हम लगातार करेंगे। और जहां जहां पर संस्था में ये गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, उन संस्थाओं के खिलाफ भी हमारा कैंपेन जारी रहेगा। और पूरी दिल्ली स्तर पे इस पे हो सकता है कि हम एक पदयात्रा या इस तरह से भी कोई कार्यक्रम हम रख दें, क्योंकि तमाम कर्मचारियों का इस तरीके से सुझाव आ रहा है मुझे लगातार, वो मुझे मिलने भी आ रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं कि इस पर भी मजदूरों की आवाज को भी उठाया जाए। हमारे तमाम सफाई कामगार और 4th क्लास कर्मचारी, गार्डनर वगैरह जितने भी हैं, माली और दूसरे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर, सबके ऊपर तलवार लटकी है। दिल्ली कैंट में अभी मैंने राजपूताना राइफल्स के ऊपर एक केस लगाया था। 2 बेचारे पुराने माली जो गार्डनर काम कर रहे थे उनको हटा दिया था। अब उनके केस को मैं सीजीआईटी तक लेके आ गया हूं, उनको इलीगल रिफ्यूजल का। तो इस तरीके से हमने काफी इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पे क्यों ना एक बड़ा कैंपेन किया जाए, क्योंकि आने वाला समय मजदूरों के लिए, खासतौर पे मेहनत करने वालों के लिए बहुत ही खतरनाक है, खासतौर पे 4th क्लास कर्मचारियों के लिए। तो इस पे वीडियो पे आप लोग अपना कमेंट डालें, कैसी लगी। शेयर भी करा करो भाई, इसको, वीडियो को हमारी शेयर किया करो, जिससे कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैं सिर्फ कानूनी बातें करता हूं।
संविधान की बात करता हूं और अधिकारों की बात करता हूं तो इसको शेयर करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। लाइक भी करें, अपना सुझाव भी दें और इसको शेयर भी करें। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।